ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ कोडिंग्स के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम करता है बाय यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ आप क्लास और ऑब्जेक्ट्स का यूज करके बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ किसी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है फंक्शंस ओवरलोडिंग। या फिर इसके जो फीचर्स हैं वो है फंक्शंस ओवरलोडिंग, ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग, डेटा इनकैप्सुलेशन या डाटा हाइडिंग। ये सारे बहुत सारे फीचर्स हैं C++ प्रोग्रामिंग के अंदर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये हमें कोई भी प्रोग्राम को ईजी, रिलायबल और यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किए जाते हैं उनमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को शुरू करने से पहले चलिए जानते हैं कि एक प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक नया वर्ड है, ये क्या होता है। तो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो हम लोग जो C प्रोग्रामिंग है या फिर पास्कल है या COBOL है, COBOL, ओनली C। तो ये सब जो प्रोग्रामिंग मेथड्स हैं ये सारे हैं प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो ये प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं। तो ये क्या करता है कि बहुत सारे फंक्शंस में डिवाइड करता है प्रोग्राम को, और जब प्रोग्राम को बहुत सारे फंक्शंस में डिवाइड करता है तो उसके अंदर से जो डाटा होते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर इसके अंदर में मान लीजिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके अंदर में बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो सारे फंक्शंस को वो अलग अलग डिवाइड करके यहाँ पर दिखाता है, और इसके जो डेटाज होते हैं वो डेटाज को ये ग्लोबल कर देता है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ डेटा मतलब यहाँ पर जो डेटा यहाँ डिक्लेयर किए हुए रहेंगे, ये डेटा ग्लोबलाइजेशन के थ्रू सारे फंक्शंस में यूज हो सकते हैं। मतलब तो यहाँ पर डेटा हाइडिंग का कोई ऑप्शन वैसे था नहीं, या फिर डेटा को प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते हैं, या फिर इनहेरिटेंस यहाँ पर नहीं ला सकते थे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी लाता है कि आप डेटा को हाइड कर सकते हो। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर में क्लास बनाते हो और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। मतलब कि जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था उसी तरह से आप एक क्लास बनाते हो। स्ट्रक्चर हमने कैसे क्रिएट किया हुआ था, स्ट्रक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम। उसी तरह आप क्लास यहाँ पर क्रिएट करते हो बाय राइटिंग क्लास एंड नेम ऑफ द क्लास। दिस इज नेम ऑफ द क्लास। क्लास का नाम लिखते हो और क्लास यहाँ पर क्रिएट करते हो, और लास्ट में एक सेमीकोलन डालते हो। और इस क्लास के अंदर में आप बहुत सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हो, मेंबर फंक्शंस को यूज कर सकते हो, और डेटा मेंबर्स को यूज कर सकते हो। ये फंक्शंस का ही पार्ट है 1 और 2, मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जो होते हैं इसके अंदर, वो कंट्रोल किए जा सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट से। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे आप एक स्ट्रक्चर के अंदर में बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं उन्हें एसेस करने के लिए वॉइड मेन के अंदर में आप कुछ वेरिएबल जनरेट करते हैं ताकि वहाँ से आप एसेस कर पाएँ। या फिर आप जिस तरीके से स्ट्रक्चर के जो लास्ट सेमीकोलन आप डालते हो स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद में, उस सेमीकोलन से पहले आप कुछ वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करते हो, S1 S2 S3 समथिंग और लास्ट में सेमीकोलन डालते हो। उसी तरह आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में भी ऑब्जेक्ट का क्रिएशन जो होता है वो सेम टाइप में आपको करना है। आपको करना क्या है, जैसे आपने क्लास बनाया क्लास A, और क्लास A के अंदर में कुछ मेंबर फंक्शंस हैं और कुछ डेटा मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर इंट A डेटा मेंबर हो गया, इंट B इंट C जो भी है, A हमने यहाँ पर क्लास का नाम लिया हुआ था। और जैसे हमारे पास कुछ यहाँ पर मेंबर फंक्शंस हो गए, इंट मेल, ये एक मेंबर फंक्शन है, और ये है उसका रिटर्न टाइप।
उसी तरह से जैसे आपने स्ट्रक्चर के अंदर में वेरिएबल क्रिएट किया था, यहाँ पर भी आप S1 S2 S3 करके जो है वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, ताकि इससे आप एसेस कर पाओ वॉइड मेन के अंदर से। कैसे एसेस करते हो? डॉट लगा करके S1 डॉट मेल, और इसके अंदर में कुछ आर्गुमेंट आप डाल सकते हो। ऐसे करके आप एसेस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो मेल को। ये है क्लास के अंदर में भी सेम चीज़ है जैसे आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ था। अब इसे, ये तो पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड से आप इसे कैसे कर सकते हो? सेकेंड मेथड में आपको वॉइड मेन के अंदर में क्रिएट करना पड़ेगा ये वेरिएबल्स। यहाँ पर डायरेक्ट आपको सेमीकोलन लगाने हैं, और वॉइड मेन के अंदर में आपको जो है ये जो वेरिएबल यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया हुआ था S1 S2 S3, वो यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है। उसका भी मेथड है। कैसे आप डिक्लेयर करोगे? आपको लिखना है नेम ऑफ द क्लास, क्लास का नाम है A, उसके बाद हमें एक यहाँ पर गैप डालना है, उसके बाद हमें S1 जो वेरिएबल है उसका नाम लिखना है, और यहाँ पर हम इसे सेमीकोलन से लास्ट में एंड करेंगे। आपको S2 S3 S4 जो भी डालना है आगे डालते जाओ। और इसे अब हमें एसेस करना है मेल को। तो मेल को एसेस करने के लिए S1 डॉट मेल, जैसे हमने पहले किया हुआ था, जस्ट सेम एज यहाँ पर हमको करना है, और ये वॉइड मेन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा गेट ch में। ओके, तो ये वॉइड मेन यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके अंदर से हमने ये एसेस किया। यहाँ पर आप ये फंक्शन को जैसे एसेस किया, उसी तरह आप यहाँ पर मेंबर्स को भी एसेस कर सकते हो S1 डॉट बी करके। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर मेंबर को एसेस करना है तो S1 डॉट बी करके आप इसे एसेस कर सकते हो। ये है क्लास का जो है फीचर्स कि क्लास का जो है वो कॉन्सेप्ट्स है। फीचर्स क्या होंगे? फीचर्स ये है कि इसके अंदर में आप डाटास को हाइड कर सकते हो, डेटास को प्राइवेट रख सकते हो, पब्लिक रख सकते हो, और जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ डेटा था वहाँ पर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर में, उसको यहाँ पर आप सुधार सकते हो। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो क्लास A मैंने डिक्लेयर किया हुआ था, उसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ मेंबर फंक्शन में वेरिएबल लिए हुए थे। तो मेंबर को लिखने से पहले आपको यहाँ पर उसका टाइप लिखना होगा, जैसे पब्लिक, और अगर आपको प्राइवेट लिखना है तो यहाँ पर प्राइवेट लिखो, प्रोटेक्टेड लिखना है तो प्रोटेक्टेड लिखो, या फिर तीनों का यूज आप एक साथ कर सकते हो। कैसे? पब्लिक में हम लिखते हैं इंट a, एक हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और प्राइवेट में हम लोग लिखते हैं, प्राइवेट के बाद हमें ये साइन देना है, उसके बाद हमें दूसरा फंक्शन या वेरिएबल कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैंने मेल लिया हुआ था, यहाँ पर मेल ले लेता हूँ, और आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड भी डाल सकते हो। मैं आपको बताऊँगा इसका मतलब क्या होता है। प्रोटेक्टेड, इसके अंदर में भी आप डाल सकते हो इंट a, b, c, एनीथिंग, और यहाँ पर क्लास को आप एंड कर सकते हो बाय यूजिंग ऑफ द सेमीकोलन। ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक हमें बाकी पूरे प्रोग्राम के अंदर में सभी जगह में ये मेंबर्स का हम लोग यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, सभी का यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट का जो अंदर में डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं, उन्हें हम सिर्फ यूज करेंगे क्लास A जो है उसके अंदर में। इसी के अंदर में सारा कैलकुलेशन होगा। अगर ये हम बाहर से कहीं एसेस करेंगे तो ये एसेस नहीं होगा। उसके बाद जो प्रोटेक्टेड है, वो प्रोटेक्टेड जो है उसे हम इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। इनहेरिटेंस बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं एक एक टॉपिक में आपको लेते आऊँगा। पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इनहेरिटेंस में आप क्या करते हो कि इसी क्लास का जो अंदर के जो फंक्शंस है, जो वेरिएबल्स हैं, उन्हीं को इनहेरिटेड करते हो अदर क्लास का फॉर्मेशन करने के बाद। क्लास B आप यहाँ पर फॉर्मेट करते हो, C, D, E, F जो भी। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ B लिखो यहाँ पर,
HP या फिर जो भी आपको जो लिखना है, TST जो भी लिखना है लिख सकते हो। उसके अंदर में आपको ये इनहेरिटेंस का अगर आपको बनाना है तो इसको आपको थोड़ा सा अलग तरीके में लिखना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा आपको बाद में। पहले या आप समझ लीजिए कि आप इनहेरिटेंस करोगे तो प्रोटेक्टर का यूज होगा। प्रोटेक्टर का यूज कब होगा? जब आप इस क्लास से दूसरे क्लास में जाओगे तो सिर्फ वो क्लास इस क्लास का जो मेंबर फंक्शंस है उसको यूज कर पाएगा, उससे आगे वाला नेक्स्ट वाला नहीं यूज कर पाएगा। मतलब कि ये दो क्लासेस के अंदर में सिमट कर रह जाएगा। ये है क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट जो हम प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर में यूज करते हैं। तो बाकी सारे चीज़ों का हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले ये देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दिखता कैसे है, जो आपको अभी शो हो रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स कहते के साथ हम लोगों को एक सबसे पहला वर्ड याद आता है स्टेट और एट्रीब्यूट्स। स्टेट और एट्रीब्यूट्स का मतलब ही होता है कि उस क्लास का एक अपना वैल्यू, उस क्लास का एक अपना फीचर, उस क्लास का एक अपना कुछ मीनिंग है, तो उसे हम लोग स्टेट और एट्रीब्यूट्स कहते हैं। स्टेट और एट्रीब्यूट मतलब कि अगर हम लोग कोई क्लास यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं क्लास व्हीकल, तो इसका अपना एक फंक्शन है, इसका अपना एक वैल्यू है। इसका मतलब है कि व्हीकल का ही ये कुछ प्रोसेस करेगा, व्हीकल का ही कुछ पार्ट ये प्ले करेगा। तो ये अलग अलग क्लास का अलग अलग फंक्शंस है, उसे हम लोग स्टेट और एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है डेटा इनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग। तो डेटा इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग बहुत ही मेन फीचर है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, क्योंकि इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग ऑफ द मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स टुगेदर, कि कोई बाहर का क्लास या फिर कोई बाहर का जैसे मेन फंक्शन भी उसका एसेस मतलब उसको एसेस ना कर पाए। मतलब कि डेटा का इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि किसी क्लास के अंदर में जो मेंबर फंक्शंस हैं और डेटा मेंबर्स हैं उन्हें आपस में बांध करके रखना, आपस में जोड़ करके रखना, मतलब प्रोटेक्ट करके रखना, ताकि बाहर का कोई उसे छू ना पाए, उसका यूज ना कर पाए। इसे हम लोग कैसे करेंगे? बाय यूजिंग प्राइवेट। प्राइवेट का यूज करके हम लोग डेटा इनकैप्सुलेशन करते हैं। उसी तरह उसी को हम लोग हाइडिंग भी करते हैं। हाइड मतलब छुपा कर रखते हैं, उसी का एक अलग रूप है हाइडिंग। डेटा हाइडिंग मतलब कि हम लोग यहाँ पर प्राइवेट का यूज करके उसके अंदर में जो भी डेटा, जो भी वेरिएबल्स, जो भी फंक्शंस लिखते हैं उसे हम हाइड करके रखते हैं। ये है सेकेंड, डेटा इनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग। नेक्स्ट फीचर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि शोइंग ऑफ या फिर दिखाना किसी इसेंशियल फीचर्स को एक प्रोग्राम के अंदर का जो इसेंशियल फीचर्स है उन्हें शो करना डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। मतलब कि हमारे पास अगर क्लास व्हीकल है तो इस क्लास के अंदर का जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का वर्क क्या है। मतलब कि अगर हमारे पास गाड़ी का कोई दुकान है, मतलब हमारे पास शोरूम है, तो उसमें हम लोग ये दिखाएंगे कि हमारे पास ये वैरायटी का गाड़ी है। हम लोग ये नहीं दिखाएंगे कि उसमें इंजन जो है वो काम कैसे करता है। तो जो मेन फीचर्स हैं उस दुकान का, उस जो भी है उस चीज़ का जो मेन फीचर्स हैं, उन मेन फीचर्स को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। तो उसे हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है डेटा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आना। तो इनहेरिटेंस मतलब कि एक क्लास से, जैसे ये क्लास ए है और दूसरा क्लास हम लोगों ने सी रखा हुआ है, तो यहाँ के फंक्शंस को, यहाँ के डेटा मेंबर्स को इसमें यूज करना हम इनहेरिटेंस
इसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें प्रोटेक्टेड का यूज करते हैं, जो मैंने अभी पहले बताया था। आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड का यूज कैसे करोगे, यहाँ जैसे हमारे पास क्लास है ए और उसके अंदर में हम लोग प्रोटेक्टेड नाम से प्रोटेक्टेड करके हम लोग यहाँ पर कुछ फंक्शंस जनरेट किए हुए हैं, इंट ए बी सी, और उसे हम लोग प्रोटेक्टेड करने के बाद में यहाँ दूसरा जगह से हम लोग इस क्लास को इनहेरिटेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आता है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी इसका मतलब होता है कि एक C++ प्रोग्रामिंग के अंदर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस के अंदर में ये प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कभी उलझता नहीं है। तो क्यों? मॉड्यूलरिटी की वजह से। मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे फंक्शंस का यूज को ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है, बहुत सारे फंक्शंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिससे हमें जो फंक्शंस का यूज करना है, जिस फंक्शन का हम लोग को ज़रूरत है, द फंक्शन वी नीड हियर, ओनली दैट फंक्शन विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम द वॉइड मेन। सो मॉड्यूलरिटी एक बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर इसका फीचर है कि ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम कर देता है। मॉड्यूलरिटी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारे पास है गाइस नेक्स्ट फीचर जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म 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 का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एरिया, ठीक है, ये एरिया एक फंक्शन है जो हम लोग वॉइड मेन के अंदर में इसे हम कॉल करा रहे हैं किसी अलग अलग नाम के जो है वेरिएबल्स से। तो हम बहुत सारे क्लास का भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। मान के चलिए एक कंडीशन आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारे क्लास का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जिसमें एक क्लास का नाम है क्लास ट्रायंगल। क्लास ट्रायंगल, ओनली टी लिख रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, स्पेस कम है। क्लास टी, क्लास वी, क्लास डी, क्लास ई, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस क्लासेस बनेंगे। इन क्लासेस के अंदर में जो एरिया नाम का फंक्शन हमने यहाँ लिया हुआ था वॉइड मेन, वॉइड मेन के अंदर में जो हमने यहाँ पर एरिया नाम का जो फंक्शन लिया हुआ था, उस फंक्शन को जब हम कॉल कराएंगे तो जिस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम कॉल कराएंगे, मतलब कि अगर हम लोग टी नाम का जो क्लास है उस टी का ऑब्जेक्ट मान के चलिए S1 है, हमने यहाँ पर ऐसे डिक्लेयर किया, और इसे हम लोग S1 डॉट एरिया नाम से हम यहाँ पर अगर कॉल कराएंगे तो ये इस क्लास के एरिया का, इस क्लास के अंदर में जो एरिया नाम का फंक्शन होगा, रिलेटेड सबके अंदर में एरिया नाम का फंक्शन है। एक बार हम लोग एज्यूम कर लेते हैं सारे क्लास के अंदर में एरिया नाम का एक फंक्शन है, और उस एरिया नाम का हम लोग फंक्शन जो है उसको यहाँ से हम लोग कॉल करा रहे हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद। जब हम लोग टी मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट से हम लोग इस एरिया को कॉल कराते हैं तो वो इस एरिया को करेगा। अगर हम लोग टी के जगह हमें वी लिखते हैं और वी के नाम से S1 क्रिएट करते हैं और S1 से हम लोग एरिया को यहाँ पर कॉल कराते हैं तो इस क्लास का एरिया को कॉल करेगा। अगर हम लोग इस वी के जगह में हम लोग डी लिखते हैं तो हम उसी तरह सोन। तो अलग अलग क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को के थ्रू अलग अलग फंक्शंस को हम लोग एक ही डिक्लेरेशन से अगर हम कॉल कराते हैं तो उसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब कि एक ही चीज़ का हम लोग बार बार यूज करके, एक ही चीज़ का बार बार यूज करके हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ हम लोग यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। ये है लास्ट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये पॉलीमॉर्फिज्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल लर्न अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन ब्रीफ।